अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है जिसका टॉपिक लॉगरिथम है। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है जिसका टॉपिक लॉगरिथम है। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक मौसूल हो सके। आइए स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे पहला लॉग का आइए स्टूडेंट, लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे टॉपिक का नाम लॉगरिथम है। तो स्टूडेंट्स, लॉगरिथम की हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉग क्यों इस्तेमाल किया जाता है, लॉग किसने इन्वेंट किया, लॉग टेबल किसने बनाया, ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि लॉग का जो इस्तेमाल है वो लंबी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो लंबी कैलकुलेशन होती है, जैसे आप ज़मीन से चांद तक का फासला, ज़मीन से सूरज तक का फासला, इस तरह लंबी जो कैलकुलेशंस हैं इन्हें कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथम टेबल यूज़ करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉगरिथम टेबल की मदद से हमारा जवाब, लंबी कैलकुलेशन का जवाब 100% एक्यूरेट आता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि लॉगरिथम टेबल किसने बनाया। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि लॉग टेबल का जो आइडिया है वो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी था। उन्होंने सबसे पहले लॉगरिथम टेबल का आइडिया दिया। तो आइए इसे पढ़ते हैं। अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लॉगरिथम का सेहरा जो है वो अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी के सर पर जाता है जिन्होंने सबसे पहले इसका आइडिया दिया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ 17वीं सेंचुरी के अंदर अबू मोहम्मद मूसा अल खवारिज़मी के बाद जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियंस थे। इन्होंने लॉग टेबल पर काम शुरू किया और एक लॉग टेबल प्रिपेयर किया। तो आइए इसके बारे में भी सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जॉन नेपियर prepared natural logarithm table and he used E as the base for the preparation of logarithm table। जैसे कि आपने सुना कि जॉन नेपियर ने नेचुरल लॉगरिथम बनाया था। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि लॉग की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। आइए पहले इसको सीखते हैं। लॉगरिथम, तो स्टूडेंट्स, लॉग की हमारे पास 2 टाइप्स हैं जैसे कि मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट वन है नेचुरल लॉगरिथम और सेकंड है कॉमन लॉगरिथम। जैसे कि आपने देखा, लॉगरिथम की 2 टाइप्स हैं जैसे कि मैंने आपके सामने आपको समझाया। एक टाइप इसकी जैसे कि आप देख रहे हैं कि लॉगरिथम की 2 टाइप्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। द फर्स्ट वन इज नेचुरल लॉगरिथम और सेकंड वन इज कॉमन लॉगरिथम। स्टूडेंट्स, हम हमारे सिलेबस में कॉमन लॉगरिथम को सीखेंगे। नेचुरल लॉगरिथम फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। मैं इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए।
नेचुरल लॉगरिथम की बेस जो है स्टूडेंट्स वो ई होगी। नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होगी? ई। और कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होगी स्टूडेंट्स? 10। नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई और कॉमन लॉगरिथम की बेस 10। स्टूडेंट्स, इसको जॉन नेपियर ने इस टेबल को प्रिपेयर किया था और कॉमन लॉगरिथम के टेबल को प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स आपने इन्वेंट किया था। नेचुरल लॉगरिथम को, जैसे कि मैंने बताया, जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया और कॉमन लॉगरिथम को प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने इन्वेंट किया। याद रहे स्टूडेंट्स, कॉमन लॉगरिथम का एक और नाम जो है वो ब्रिग्स लॉगरिथम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉमन लॉगरिथम का एक और नाम ब्रिग्स लॉगरिथम है। तो स्टूडेंट्स, हम हमारे पूरे चैप्टर के अंदर कॉमन लॉगरिथम को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया लेक्चर के स्टार्ट में कि जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया लॉगरिथम की दो टाइप्स है, नेचुरल और कॉमन। नेचुरल की बेस ई होगी, कॉमन की बेस 10 होगी। इसको जॉन नेपियर ने प्रिपेयर किया, इसको प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने प्रिपेयर किया। और कॉमन लॉगरिथम का दूसरा नाम, जैसे कि आप देख रहे हैं, कॉमन लॉगरिथम का दूसरा नाम जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रिग्स लॉगरिथम है। और स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में कॉमन लॉगरिथम पढ़ेंगे और थोड़ा सा लिटिल बिट नेचुरल लॉगरिथम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए हम एक दफ़ा दोबारा नेचुरल लॉगरिथम को पढ़ते हैं। आइए एक दफ़ा दोबारा नेचुरल लॉगरिथम को पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जॉन नेपियर प्रिपेयर्ड नेचुरल लॉगरिथम टेबल and used E as base for the preparation of logarithm table। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम में बेस बहुत मैटर करती है। हम इसको कुछ ही देर बाद इसको सीखेंगे, ये बेस क्या चीज़ होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि जॉन नेपियर ने नेचुरल लॉगरिथम बनाया और उसकी बेस को ई रखा। आइए प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कॉमन लॉगरिथम लॉग की दूसरी टाइप है और इसके टेबल को प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने प्रिपेयर किया। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा सीखते हैं। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स प्रिपेयर्ड कॉमन लॉगरिथम टेबल। स्टूडेंट्स, ये आपके ज़हन में रखना और ये आपके लिए इंफॉर्मेशन होना और आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कॉमन लॉगरिथम टेबल किसने इन्वेंट किया था। तो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स प्रिपेयर्ड common logarithm table and he used 10 as the base for the preparation of logarithm table। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने सुना कि प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने कॉमन लॉगरिथम टेबल तैयार किया और उन्होंने 10 को एज बेस कंसीडर किया लॉगरिथम के टेबल की प्रिपरेशन में। स्टूडेंट्स, आपको पेपर में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने कौन सा टेबल प्रिपेयर किया था। दूसरा आपको सवाल आ सकता है, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने जो टेबल प्रिपेयर किया था उसकी बेस क्या थी। तीसरा सवाल आपको आ सकता है कि कॉमन लॉगरिथम टेबल किसने प्रिपेयर किया। चौथा सवाल आ सकता है, लॉग 10 बेस 10 वाला लॉग जो है वो किस पर्सन ने प्रिपेयर किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं और एज अ एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने लॉग के बारे में सीखा कि लॉग की 2 टाइप्स हैं, एक नेचुरल लॉगरिथम है और एक कॉमन लॉगरिथम है। उसका डिफरेंस भी आपने देखा कि एक की बेस ई है, दूसरे के टेबल की बेस 10 है। और एक आपने ये भी डिफरेंस सुना कि नेचुरल लॉगरिथम को जॉन नेपियर ने प्रिपेयर किया, उसके बाद कॉमन लॉगरिथम को प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने प्रिपेयर किया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर के अंदर कॉमन लॉगरिथम पढ़ेंगे और फर्दर क्लासेस में इन फ्यूचर
आप नेचुरल लॉगरिथम को सीखेंगे, क्योंकि बेसिक जो है वो कॉमन लॉगरिथम है, इसलिए आप लॉग का बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आप इस पूरे चैप्टर में कॉमन लॉगरिथम को सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, लॉग के बाद एक और नया टॉपिक है, वो है एंटी लॉगरिथम टेबल। एंटी लॉगरिथम टेबल मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, एंटी लॉगरिथम टेबल जो है वो लॉग का रेसिप्रोकल है। लॉग का रेसिप्रोकल है, जैसे प्लस का रेसिप्रोकल, माइनस का रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल, डिवाइड का रेसिप्रोकल, इस तरह इसका अल्टरनेट भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने रेसिप्रोकल कहा तो आप अल्टरनेट भी कह सकते हैं। लॉग का अल्टरनेट स्टूडेंट्स एंटी लॉग होगा, और ये भी हमारे पूरे चैप्टर के अंदर यूज होगा। कुछ ही देर में हम इसको भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि एंटी लॉगरिथम का टेबल किसने प्रिपेयर किया। एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉबस बर्गी इन 1620। तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि एंटी लॉगरिथम टेबल जो है वो जॉबस बर्गी ने बनाया था 1620 में। तो स्टूडेंट्स आपको पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी लॉगरिथम, हु प्रिपेयर्ड एंटी लॉगरिथम टेबल, एंटी लॉगरिथम टेबल किसने बनाया, एंटी लॉगरिथम टेबल कब बना, तो वो आपको पता होना चाहिए 1620 में। तो स्टूडेंट्स ये जो एंटी लॉगरिथम टेबल जॉबस बर्गी ने बनाया था वो कॉमन लॉग के लिए एप्लीकेबल था, कॉमन लॉग के लिए यूजफुल था। अब ये कह सकते हैं एंटी लॉगरिथम टेबल जो जॉबस बर्गी ने बनाया था वो कॉमन लॉगरिथम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आइए स्टूडेंट्स हम एक और नए टॉपिक को पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट हम एक और नई टॉपिक को सीखते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। आपको मैं बताना चाहता हूँ लॉग के अंदर दो तरह की नोटेशन होगी, एक कॉमन नोटेशन होगी और एक साइंटिफिक नोटेशन होगी। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। और कॉमन तो बहुत ही आसान है, वो एक छोटी सी एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाइड 10 रेज पर n। दोबारा देखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज होती है, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाइड 10 रेज पर n where n is less or equal a and a is less than 10 and n is an integer is called scientific notation। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने सुना कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो a मल्टीप्लाइड 10 रेज पर n होगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें आपने सुना कि a कोई भी नंबर हो सकता है और n जो है वो इंटीजर है, और इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ रखा है कि इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल जैसे कि आपके सामने लिखी है 1.234 मल्टीप्लाइड 10 रेज पर 3। तो स्टूडेंट्स ये इसमें वैल्यू ऑफ ए है, कोई भी वैल्यू है ये, और आप देख रहे हैं इसमें 3 जो है वो 3 जो है वो इंटीजर है। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये जो 3 है ये इसके करेक्टरिस्टिक्स की प्लेस है। कुछ देर में हम जब क्वेश्चन करेंगे, या मैं अभी आपको एग्जांपल से थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको मेरी बात की और अच्छी समझ आ जाए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि जैसे आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी वो है a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। तो स्टूडेंट्स a तो आपको समझ आ गया है, एनी नंबर हो सकता है, n की भी आपको समझ आ गई, ये इंटीजर है, एनी नंबर a जो है a एनी नंबर हो सकता है, n इंटीजर्स
आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा। तो ये 10 क्या चीज़ है? 10 क्या चीज़ है? बेसिकली स्टूडेंट्स हम डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को आप डिस्कस कर रहे हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा है कि डेसिमल की बेस क्या होगी? 10। डेसिमल की बेस क्या होगी स्टूडेंट्स? 10। डेसिमल की बेस क्या होगी? 10। तो स्टूडेंट्स आप डेसिमल नंबर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लिखते हैं 1 2 7 8, तो ये डेसिमल नंबर है, इसकी बेस स्टूडेंट्स 10 होती है। बहुत टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अभी सुना डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसके बाद पेंटाडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम है, उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम है। ये वो नंबर हैं जो फेमस हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, बाइनरी की बेस 2 होगी, पेंटा की बेस 5 होगी, ऑक्टल की बेस 8 होगी, हेक्सा की बेस 16 होगी। तो स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम्स को पढ़ते हैं, इसलिए इसकी बेस 10 होगी। आप किस नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम को, और इसकी बेस क्या होगी? 10। तो स्टूडेंट्स दैट्स वाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, जिसमें आपने पढ़ा कि a एनी नंबर हो सकता है, n इसमें इंटीजर्स हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 लिखा है, तो ये 10 लिखने की वजह क्या है कि आप जितने भी नंबर्स डिस्कस करेंगे वो सब के सब डेसिमल नंबर सिस्टम होंगे। तो स्टूडेंट्स आइए इसकी एग्जांपल्स को सीखते हैं। जैसे कि आपने डेफिनेशन को सीखा था, तो 1.234 रेज टू पावर 3, तो इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट 1.234 जो है वो एनी नंबर है, 10 इसमें बेस है और 3 इसमें इंटीजर्स है। इसकी एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है 7.563 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2, जैसे कि आपने देखा कि इसमें 7.563 जो है वो एक एनी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, मल्टीप्लाई 10 डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसकी बेस होगी, और -2 जो एक्सपोनेंट है वो इंटीजर है। तो ये स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन है। जब भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा तो आपको एनी नंबर, एक कोई नंबर मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n यानी उसका एक्सपोनेंट लिखना होगा। और स्टूडेंट्स जो कॉमन नोटेशन है उससे तो आप वाकिफ ही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख रखी है 1278 बेस 10, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1278। तो ये स्टूडेंट कॉमन नोटेशन होगी, ये स्टूडेंट्स कॉमन नोटेशन होगी। कॉमन नोटेशन के अंदर मल्टीप्लाई 10 रेज पावर यूज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आपने साइंटिफिक नोटेशन को भी देखा, मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को भी समझाया, उसकी एग्जांपल को भी समझाया और बताया कि आप इसमें 10 क्यों लिखते हैं, उसके बारे में मैंने बताया कि हम पूरे चैप्टर में डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई आप जब भी साइंटिफिक नोटेशन में आपको किसी नंबर को लिखना होगा तो हम बेस 10 लेंगे। ए के बारे में मैंने बताया वो एनी नंबर हो सकता है, इसके बाद मैंने आपको बताया एन जो है वो इंटीजर्स हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कॉमन नंबर है जैसे 1278 है वो कॉमन नोटेशन है और इसकी बेस नहीं मेंशन की जाती तो इसकी बेस 10 होगी। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है।
आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है और इसका पहला सवाल है, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको स्टेटमेंट से समझाना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो सारे के सारे कॉमन नोटेशन में होंगे और आपको इन्हें कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे कि आपने डेफिनेशन में सीखा कि a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन होगी। स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सब के सब कॉमन नोटेशन में लिखे होंगे और आपको इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5700 5700। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको कहीं पॉइंट जिसको हम डेसिमल बोलते हैं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। 5700। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है? यकीनन आपको पॉइंट नहीं नज़र आ रहा। तो मैं आप सब को बताना चाहता हूँ जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट पॉइंट नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, उसमें पॉइंट लास्ट पर होगा, लास्ट डिजिट पर होगा, लास्ट डिजिट पर होगा। और आपको इसको मूव करना होगा फर्स्ट टर्म के बाद, यानी फर्स्ट वैल्यू के बाद लिखना होगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट वैल्यू 7 है, सेकंड वैल्यू, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट वैल्यू 5 है, सेकंड वैल्यू 7 है, थर्ड वैल्यू 0 है, फोर्थ वैल्यू 0 है। तो आपको इसको फर्स्ट टर्म के बाद लिखना होगा, यानी पहले फर्स्ट टर्म आए बाद में पॉइंट आए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसको हम ऐसे बेसिकली लिखना चाहते हैं 5.700 मल्टीप्लाई 10। जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसको कैसे लिखना चाहते हैं 5.700 मल्टीप्लाई 10। 10 आपको पता है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसमें 10 यूज होगा। तो अब आपको पॉइंट को मूव करना है। कितने स्टेप आप मूव करते हैं आइए देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पॉइंट यहाँ पर है, अगर आप इसको यहाँ मूव करेंगे तो कितने स्टेप चलेगा 1। अगर इस पॉइंट को यहाँ मूव करेंगे तो कितने स्टेप मूव किया 2। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ मूव करेंगे तो कितने स्टेप मूव किया 3। तो स्टूडेंट जितने स्टेप आप मूव करेंगे 10 का उतना एक्सपोनेंट बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 5.700 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, पॉइंट यहाँ पर था, आपने इसको फर्स्ट टर्म के बाद लाना है तो आप पॉइंट को मूव करेंगे 1 2 3। तो 5.700 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। आपने देखा ये तो क्वेश्चन है, 10 इसमें बेस है और 3 इसमें एक्सपोनेंट है। स्टूडेंट्स आप इसको 5.700 को 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, यानी ये जो लास्ट वाले 0 हैं इन्हें आप स्किप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आप क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है 4980000। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी कहीं भी पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये बात आप तयशुदा है कि जिस क्वेश्चन में पॉइंट हमें नजर नहीं आएगा, डेसिमल आपको नजर नहीं आएगा, उसमें पॉइंट लास्ट पर होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें भी पॉइंट लास्ट पर होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट वैल्यू है 4, सेकंड है 9, थर्ड है 8, फोर्थ है 0, फिफ्थ है 0, सिक्स्थ है 0, सेवन्थ है 0, एट्थ है 0, यानी इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है 4। आपने पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद लिखना है, यानी आप पॉइंट को ऐसे लिखना चाहते हैं 4 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लाना चाहते हैं 9 8 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 10। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा कि पॉइंट लास्ट पर था, अब आपको इसको मूव करना होगा। तो आइए इसको मूव करते हैं फर्स्ट टर्म की जानिब। पॉइंट यहाँ है तो आप देखिएगा यहाँ से एक स्टेप मूव होगा तो 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स आपने देखा पॉइंट कितने स्टेप मूव हुआ 7 स्टेप। दोबारा देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट 7 स्टेप्स जो है पॉइंट मूव हुआ। तो मैंने आपको बताया था जितने स्टेप मूव होगा उतना ही
10 का एक्सपोनेंट बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि आप लास्ट वाले जीरो जो है वो स्किप कर सकते हैं, यानी आप इसका आंसर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 4.98 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट है 96000000। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि जिस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं होगा उसका पॉइंट 100% लास्ट पर होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी पॉइंट लास्ट पर है, यानी इस प्लेस पर। अब आपने पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद लिखना है, यानी 9 के बाद लिखना है, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे 9.600000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। तो आइए स्टूडेंट्स हम लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप के बाद पॉइंट को मूव करेंगे। तो उसके लिए आपको कितने स्टेप मूव करने होंगे ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप के बाद पॉइंट तक लाने के लिए आपको 7 स्टेप्स मूव करने होंगे। जैसे आप दोबारा देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया जितने स्टेप हम मूव करेंगे उतना हमारा एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो हमने देखा हमने 7 स्टेप्स मूव किए तो एक्सपोनेंट भी हमारा कितना बन जाएगा 7। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि लास्ट वाले जीरो हम स्किप कर सकते हैं, यानी इसका आंसर आप लिख सकते हैं 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट 4.416। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 416.9। जैसे कि आपने लास्ट 3 क्वेश्चन में देखा कि उसमें पॉइंट मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, तो हम लास्ट पर कंसीडर कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ऑलरेडी मेंशन है, तो हमें पता चल गया ये पॉइंट किस प्लेस पर है। मगर स्टूडेंट फिर जो पॉइंट जहां मर्जी मेंशन हो आपने इसको फर्स्ट टर्म के बाद ही लिखना, यानी आप इसको कहां मूव करेंगे 4 के बाद। आप इसको ऐसे लिखेंगे 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। जैसे आप देख रहे हैं पॉइंट यहाँ है, 6 के बाद आप इसे मूव करेंगे 1 2। तो स्टूडेंट्स कितने स्टेप आपने मूव किए 2। जितने स्टेप आप मूव करेंगे स्टूडेंट्स उतना ही इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। और याद रखिएगा पॉइंट को आपने फर्स्ट टर्म के बाद लिखना है, 2 पॉइंट नहीं लगाने, यानी आप 6 के बाद भी पॉइंट लगा दें और 4 के बाद भी लगा दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने पॉइंट को 6 से 4 की तरफ मूव कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट है 83000। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट जैसा, सेकंड पार्ट जैसा, थर्ड पार्ट जैसा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट भी कहाँ होगा लास्ट पर होगा। तो आप फर्स्ट टर्म के बाद लिखेंगे 8.3000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर। अब आपने इसका एक्सपोनेंट फाइंड करना है, तो जैसे आप देख रहे हैं पॉइंट लास्ट टर्म पर है और आपको मूव करना है फर्स्ट टर्म की जानिब, तो हम स्टेप्स को मूव करेंगे 1 2 3 4। तो जितने स्टेप आप मूव करेंगे उतना एक्सपोनेंट बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि आप लास्ट वाले जीरोस को स्किप करके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। ये स्टूडेंट्स आपने 83,000 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 हो गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन है 0.00643। दोबारा सुनिएगा 0.00643। तो स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट हमें फर्स्ट टर्म के बाद चाहिए था। आप देख रहे हैं वो फर्स्ट टर्म से पीछे चला गया। अब आप इसको वापस लेके आएंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट जब भी आप पॉइंट को वापस लेके आएंगे तो जो एक्सपोनेंट है हमारा 10 का वो नेगेटिव हो जाएगा।
दोबारा मेरी बात को सुनिएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद होना चाहिए था, मगर ये फर्स्ट टर्म से पहले आ गया, फर्स्ट टर्म से पीछे आ गया। अब आप इसको फर्स्ट टर्म के बाद में लेके आएंगे। जब आप इसको बाद में लेके आएंगे तो एक्सपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये वो कैसे नेगेटिव होगा, आइए देखते हैं। 6.43। स्टूडेंट्स आप पहले वाले जीरो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, बेहतर यही होगा कि आप ना लिखें। 10 रेज़ पावर, तो आप देख रहे हैं इसका पॉइंट यहाँ है और मैंने बताया कि आपने 6 के बाद लिखना है, तो आप इसको मूव करेंगे तो ये -1 कंसीडर होगा। -1, -2, -3। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा। आप देख रहे हैं पॉइंट 6 से पहले है, तो आप इसको वापस लेके आ रहे हैं। 6 के बाद लिखना चाहते हैं तो आप इसको वापस लेके आएंगे स्टूडेंट्स। ये -1, -2, -3, तो इसका 10 रेज़ टू पावर -3। जैसे कि आपने देखा 0.00643 को आप कॉमन नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। और ये -3 एक्सपोनेंट इस बात को इंडिकेट करेगा, इस बात की निशानदेही करेगा कि ये जो डेसिमल था वो 6 से 3 स्टेप पहले था। कितने स्टेप पहले था, 3 स्टेप पहले था। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसे आपने कुछ देर पहले सवाल सीखा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 0.0074। दोबारा सुनिएगा, 0.0074। स्टूडेंट्स ये कॉमन नोटेशन में लिखा है और आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें 0.7 के बाद होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, बट ये 7 से 2 स्टेप्स पहले है, ऑलमोस्ट 3 स्टेप पहले है। तो आपको इसको इसकी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को 7 के बाद में लिखना होगा। जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, 7.4 मल्टीप्लाई 10। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 0.7 से पहले लिखा है। अब वो कितने स्टेप्स पहले है, आइए देखते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको उसको मूव करेंगे तो ये यहाँ आएगा तो -1 हो जाएगा। एक स्टेप मूव हुआ तो -1, यहाँ से यहाँ आया तो -2, उसके बाद यहाँ से इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, -3। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 0.7 से 3 स्टेप्स पहले हैं। कितने स्टेप पहले हैं, 3 स्टेप। वो कैसे, जैसे आप देख रहे हैं -1, -2, -3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि पॉइंट 0.0074 से 3 स्टेप्स पहले, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10। और कितने स्टेप पहले था, -3 स्टेप्स पहले था। तो ये स्टूडेंट्स आपने 0.0074 को कॉमन नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है। क्वेश्चन है 60000000। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, ये कॉमन नोटेशन है कि साइंटिफिक नोटेशन है, तो फौरन आपका जवाब होगा जी ये कॉमन नोटेशन है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्रेस करने का एक खास तरीका है, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n। तो वो आपको नज़र नहीं आ रही, दैट्स वाई आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा इसका पॉइंट किधर है, तो यकीनन आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये कॉमास है। पॉइंट इसका नहीं है तो इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट पर होगा। यानी आप इसका पॉइंट कहाँ लिखना चाहते हैं, फर्स्ट टर्म के बाद, मीन्स टू से दैट 6 के बाद, 6.000000 मल्टीप्लाई 10। अब स्टूडेंट्स पॉइंट जितने स्टेप आप मूव करेंगे उतना ही एक्सपोनेंट बनेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पॉइंट था, मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7।
तो स्टूडेंट्स आपने देखा लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म के बाद आने तक आपको कितने स्टेप्स मूव करने होंगे, 7 स्टेप्स मूव करने होंगे। जितने आप स्टेप मूव करेंगे 10 का उतना ही एक्सपोनेंट बन जाएगा। एक दफ़ा दोबारा देखिए, पॉइंट लास्ट पर था, आप उसको मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो जितने स्टेप्स आप मूव करेंगे 10 का उतना एक्सपोनेंट बनेगा। इसके बाद मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आप जीरोस को स्किप कर सकते हैं, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁷। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन की साइंटिफिक नोटेशन होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है 0.0000000375। मैं आपसे दोबारा सवाल करना चाहता हूँ कि ये कॉमन नोटेशन है कि साइंटिफिक? यकीनन आपका जवाब बिल्कुल यही होगा कि ये कॉमन नोटेशन है। तो स्टूडेंट्स इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद होना चाहिए था, वो फर्स्ट टर्म से पहले है, यानी आपको पॉइंट को अब वापस लेके जाना पड़ेगा फर्स्ट टर्म के बाद। तो इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.75 × 10। जैसे कि हम आपको पता है 10 क्यों लिखते हैं, इस बात को भी आप समझ चुके हैं कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस करें और डेसिमल की बेस 10 है। जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि डेसिमल की बेस 10 होती है, दैट्स वाई हम यहाँ पे 10 लिखते हैं। अगर आप बाइनरी पढ़ रहे होते हैं, पेंटाडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़े होते, ऑक्टल पढ़ रहे होते, हेक्सा पढ़े होते, तो इनकी बेस फिर 2 होती, 5 होती, 8 होती है, 16 होती। बेसिकली हम डेसिमल को डिस्कस करें, दैट्स वाई इसकी बेस 10। तो आप देख रहे हैं इसका पॉइंट यहाँ है, आपको 3 के बाद लिखना है, तो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। आइए शिफ्ट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो आपने देखा यहाँ से मैंने 3 के बाद पॉइंट को शिफ्ट किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, -9। जो आंसर आएगा, जितने स्टेप आप मूव करेंगे उतना ही एक्सपोनेंट बनेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, पहले वाले 0 आप ना भी लिखेंगे तो काम चलेगा। दोबारा एक दफ़ा देखिएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो ये स्टूडेंट्स आपने एक कॉमन नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 3.75 × 10⁻⁹। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है, आप देख रहे हैं इसमें फ्रैक्शन यूज होगी। तो स्टूडेंट्स आपने बस इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स टू से दैट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, यानी डिवाइड नहीं करना। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू है 275,000, इसमें पॉइंट नहीं है तो मतलब लास्ट पर होगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू आप देख रहे हैं 0.0025, इसमें पॉइंट आपको ऑलरेडी नजर आ गया। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पॉइंट इसमें नहीं है तो आपको 2 के बाद लिखना है 2.75 × 10। 2.75 × 10। आप देख रहे हैं इसका पॉइंट हमारे पास लास्ट पर है तो आप इसे मूव करेंगे 1 2 3 4 5। दोबारा देखिएगा 1 2 3 4 5। तो कितने स्टेप मूव हुआ, 5 स्टेप मूव हुआ। आपने देखा मैंने लास्ट वाले 0 इसमें नहीं लिखे। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी लास्ट वाले 0 को स्किप कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट टर्म से पहले, यानी कि 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए था। 2.5 × 10, तो कितने स्टेप पहले है आइए देखते हैं। यहाँ पॉइंट है, इसको हम शिफ्ट करेंगे -1 -2 -3। दोबारा देखिएगा -1 -2 -3। तो कितने स्टेप आपको मूव करने होंगे, -3। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने कॉमन नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन और कॉमन नोटेशन। तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं, इसको आपको कॉमन नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। बहुत ही आसान काम है इसमें स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। अब आपको अगर तो इसका आंसर 10 रेज़ टू पावर -4 जैसे लिखा है तो पॉइंट आप पीछे मूव करेंगे, 6 से पीछे मूव करेंगे। अगर दोबारा मेरी बात सुनिएगा कि अगर 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो पॉइंट को हम पीछे की जानिब मूव करेंगे, अगर 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो पॉइंट को आगे की जानिब मूव करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। जैसे कि आपने कॉमन नोटेशन में लिखे थे, ऑर्डिनरी नोटेशन में क्वेश्चन लिखे थे और आपने साइंटिफिक में लिखा था। अब इसका बिल्कुल अल्टरनेट है, साइंटिफिक में लिखा है और ऑर्डिनरी कॉमन नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना। तो जैसे आप देख रहे हैं ये लिखा है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -4। अब आपको -4 से पता चल गया कि आपने जो 0 है वो 6 से पहले लगाने हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 0 आपको लगाने होंगे और जितना एक्सपोनेंट होगा उतने हम 0 लगाएंगे। अब आप देखें 6 का पॉइंट यहाँ होगा, आपने कितने स्टेप मूव करने होंगे? -4, यानी आपको 4 स्टेप पॉइंट को पीछे लेके जाना होगा। कितने स्टेप आप 4 पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे? 4 स्टेप। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4, देखिएगा ये -4 बन गया। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, मैंने आपको बताया 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -4 है। -4 से आपको पता चल गया कि ये पॉइंट पीछे जाएगा, यानी 6 से पीछे जाएगा। तो पीछे जाने के लिए आप 4 0 लगाएं। 6 का पॉइंट इधर है, आपने 4 स्टेप पीछे जाना है। तो आप देखिएगा कैसे जाएगा 1 2 3 4, जहाँ 4 आएगा वहाँ पॉइंट लगा दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 10। अब ये +10, इसका मतलब इसका पॉइंट आगे जाएगा। आगे जाएगा मतलब अब आपको 0 आगे लगाने होंगे। स्टूडेंट्स आप 0 इसलिए लगाते हैं ताकि हम वैल्यूज पूरी कर सके। तो हम 10 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 10 ज़ीरोज़ लगाएंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखा मैंने आपके सामने 10 0 लगाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट यहाँ है। अब आपको पॉइंट को कितने स्टेप्स मूव करना है? 10 स्टेप्स मूव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्टूडेंट्स आपका पॉइंट आता है। दोबारा देखिएगा, यहाँ पॉइंट था तो आपने मूव किया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ 10 आएगा वहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे। जिस जगह 10 आएगा उस जगह आप पॉइंट लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद भी 2 0 है। आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, आप इन्हें स्किप नहीं भी कर सकते, मीन्स ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इन्हें स्किप कर दें। तो हमारा आंसर आ गया 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा हमारा आंसर आ गया 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स आपने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कॉमन नोटेशन में सवाल को कन्वर्ट कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन है 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -6। जैसे कि आपको इसका 10 रेज़ पर -6 देखकर ही आइडिया हो गया कि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है और इसका पॉइंट 9 से पीछे जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? 6 0 पहले लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 0 0 0 0 0 9 0 1 8। तो आपने देखा मैंने 9 से पहले 6 0 लगाए। आप देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट 9 के बाद था। अब आपको इसको मूव करना होगा, 6 स्टेप पीछे जाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पॉइंट था, यहाँ से इधर है 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट आपका किधर आएगा? इधर। दोबारा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट 9 के बाद था तो आपको 6 स्टेप मूव करना है। 1
2 3 4 5 6। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.00009018। ये स्टूडेंट्स आपने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन, कॉमन नोटेशन में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। आइए स्टूडेंट्स इसके लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि लिखा है क्वेश्चन 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 8। जैसे आपने देखा 10 रेज़ पर 8, इसका मतलब है अब 10 8 स्टेप आगे की जानिब मूव करेगा, क्योंकि ये +8 है। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था वो -6 था, तो आपने पीछे मूव किया। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, आप जैसे कि आप देख रहे हैं इसका 10 रेज़ टू पावर 8 एक्सपोनेंट है, तो आप 8 स्टेप इसको आगे मूव करेंगे। तो आप 8 0 लगाएंगे, 8 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0। आपने देखा मैंने 8 0 लगा दिए। अब स्टूडेंट्स आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, तो आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट इधर। अब आपने कितने स्टेप मूव करने? 8 स्टेप। जहाँ स्टूडेंट्स 8 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे पॉइंट उधर लगा देंगे। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपका पॉइंट यहाँ आएगा, और पॉइंट के बाद वाले 0 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो बेहतर होगा कि आप ना लिखें। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 7 8 9 6 0 0 0 0 0। पॉइंट आप इसके लास्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा आंसर आया 7 8 6 5 0 0 0 0 0। आपने देखा पॉइंट के बाद वाले जो 0 थे वो मैंने साथ मेंशन नहीं किए। स्टूडेंट्स आप इसके लास्ट में पॉइंट लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड होती है जिस वैल्यू का पॉइंट अवेलेबल नहीं होता क्वेश्चन में उसका पॉइंट लास्ट पर होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी। मुझे उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। स्टूडेंट्स आपको इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन होगी। सो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।